Assalamu alaikum, namaste and sat sri akal to all Gimme TV's viewers. मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मर्तबा फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाबी वाली, आप जानते हैं कि आपका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके फीडबैक को देखते हुए फिर आप जो हमें सजेशंस देते हैं, जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उसके हिसाब से प्रोग्राम और गेस्ट को तरतीब देते रहते हैं। तो आज हम आप जानते हैं कि आपको हम पाकिस्तान और इंडिया के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में लेके जाते हैं। वहाँ से अच्छे-अच्छे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने कोई ना कोई कॉन्ट्रिब्यूशंस और बहुत अच्छी कॉन्ट्रिब्यूशंस अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए की हैं, हम उनके साथ गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं और जिससे कि आपको पता चलता है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में पढ़ाई करने के बाद किसी ना किसी तरह से वो अपनी फैमिलीज़ के साथ या जिसको हम कहते हैं कि रोज़ी रिज़्क उनको बाहर ले आती है, तो वो क्या-क्या कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं। तो आज की हमारी शख्सियत एक मर्तबा फिर हम आपको डेनमार्क लेके जा रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर साइका राज़ी जी और इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये 2013 में अपनी फैमिली के साथ डेनमार्क में मुकीम हुई। लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये पीएचडी हैं और इनका सब्जेक्ट जो था वो माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स था। और आप देखिए कितनी अमेजिंग बात है कि जब ये डेनमार्क में चली गई तो इन्होंने वहाँ पर एक ऐसा घर खोला जिसका नाम है कहानी घर कल्चरल क्लब डेनमार्क और शी इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट कहानी घर। और आप ये देखें कि क्या कमाल का वो काम कर रही हैं। और आइए उनसे बातचीत करते हैं और फिर पूछते हैं कि ये घर-घर तो था, ये कहानी घर कल्चरल क्लब क्या चीज़ है? वेलकम टू द शो डॉक्टर साइका राज़ी। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन गिमी टीवी। कैसी? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me here. It's a pleasure to talking to you. सेम हियर। और बहुत शुक्रिया आपने इतने अच्छे अल्फाज में इंट्रोडक्शन कराया। अरे यू डिजर्व दैट। अभी तो मैं और भी जो आपके इतने ज्यादा स्किल्स हैं जो आप कर रही हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मैंने रिसर्च करी और उसमें जब देखा तो आप यकीन कीजिए मेरा सर फख्र से मतलब लाइक यूं हो गया कि देखें मेरे मेरे जैसी हमारी जेंडर की हमारी एक खातून, हमारी एक बहन, हमारी एक दोस्त जब यूरोप में जाती हैं तो वो किस तरह से अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी वैल्यू सिस्टम को किस तरह से वो प्रमोट कर रही हैं और कितना यू आर डूइंग अ लॉट फॉर द कम्युनिटी, फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन यूरोप। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कहानी घर कल्चरल क्लब क्या है? जी, कहानी घर कल्चरल क्लब बनाया तो इसलिए था कि बच्चों को सबसे पहले मोटिवेट करूं कि उर्दू सीखें, उर्दू बोलें, उर्दू सीखें। और मेरा जो मकसद था वो ये था कि इनको खेल-कूद में कहानी के ज़रिए अच्छे जो है वो तरीके से इनको मैं उर्दू सिखाऊं। तो हम्म, उसका नाम इसीलिए कहानी घर रखा था, थोड़ी फैसिनेशन रखने के लिए बच्चों के लिए। बहुत तो प्यारा नाम है। उसके साथ बहुत ही प्यारा। मैंने शुक्रिया। मुझे इसका नाम इसलिए बहुत अट्रैक्टिव लगा कि बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमेशा से बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग रही हैं। हम्म, तो क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप दूसरे मुल्कों में रहने वाले बच्चों को, जो कि घरों में भी तकरीबन आपस में तो बहन-भाई डेनिश ज़ुबान बोलते हैं, स्कूल में ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं। तो किस तरह से उनको शौक दिलाया जाए कि उर्दू बोलें और उर्दू सीखें। तो मैंने सोचा कहानियों से शुरू करते हैं। तो हमने इसका नाम कहानी घर रखा। बहुत बहुत अच्छा और इतना एकदम से जैसे आप यकीन कीजिए कि एकदम से आपको अट्रैक्ट करता है कहानी घर कल्चरल क्लब। अच्छा, और इसके साथ आप बहुत सारे ऐसे लोग जिनको नहीं पता और जो ये समझते हैं कि जी यूरोप में चले जाते हैं तो बच्चे हमारे जो हैं वो
वहाँ के हो जाते हैं, उनको जबान का प्रॉब्लम हो जाता है, उनके अंदर वो कल्चर नाम की कोई चीज नहीं। यूजुअली यूजुअली ये एक एक मिथ मैं कहूंगी, लेकिन ये इम्प्रेशन है जो हमारे जैसे बाहर आ जाते हैं, जैसे यूरोप में है, तो वो जहन में ये होता है। तो अब आपका तो कहानी घर कल्चरल क्लब भी है, तो इसमें आप पहले तो मुझे अपने क्लब के आप कोई नाम जो उनके मकासद हैं, जो कि आपने बताया, क्या सिर्फ उर्दू को ही प्रमोट करती हैं या बाकी भी सिलसिले हैं? असल में मेरा बेसिक मसला तो यही था कि बच्चे उर्दू बोले। ठीक है। और फिर मुझे ये था कि चले अगर उनकी रूट्स पाकिस्तान से आपने बना के रखनी है, वहाँ उन्होंने कभी जाना है या उनके जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पीछे, उनसे जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है बच्चों का जुबान ना आने की वजह से, फिर कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, सोसाइटी के डिफरेंसेस हैं। तो हमने ये सोचा था कि अपने बच्चों को उर्दू लिखना पढ़ना इस काबिल बनाएं कि वो वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें। जब कभी वो पाकिस्तान जाएं तो वो अपने आप को स्ट्रेंजर्स ना समझें, पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी समझे, क्योंकि आपको पता है जुबान जो है वो बेसिक है, कल्चर का एक सबसे बेसिक हिस्सा है। बिल्कुल तो सही। जुबान नहीं आएगी, उसके बाद मुझे ये था कि अरे इनको जुबान नहीं आएगी तो जो इतना खजाना लिटरेचर का है, जो इकबालियात है, जो हमारे बाकी तमाम भरी पड़ी हैं हमारी किताबें लिटरेचर, ये बच्चे कैसे पहुंच सकेंगे उन तक। तो इस वजह से हमने, हमारा जो सबसे मेन फोकस है वो उर्दू लैंग्वेज है। लेकिन इसके साथ साथ डेफिनेटली कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं हम, और ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपनी वैल्यूज, अपना कल्चर, ड्रेसेस, पाकिस्तान की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं उसके बारे में बताते हैं। तो लेकिन मेन जो सिखाने का आप कह सकते हैं, जो लिखाई पढ़ाई का काम है, वो उर्दू जुबान का ही होता है। अच्छा, बहुत बहुत आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्लब में कितने लोग हैं? असल में शुरू में तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको स्टार्ट किया था, हम्म। और हमने इसको तकरीबन 2 साल चलाया। उसके बाद माशाल्लाह से जब बच्चे भी काफी ज्यादा अब हो गए, हमारे पास ऑलमोस्ट 87 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लब में जो वाह। उर्दू सीख रहे हैं। तो वाह। और उनकी एज ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं, फ्रॉम 4 इयर्स टू 19 इयर्स हैं हमारे पास बच्चे। तो हम्म। हमने अब जो है अब अपने साथ और टीचर्स को भी ऐड किया है। अभी हमने एक टीचर लिए हैं जो बच्चों को सिर्फ इकबालियात जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो हमने अभी अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की हैं इकबालियात की। और हम लोग तकरीबन 3 लोग टीचिंग से हैं, और बाकी हमने जो कुछ रखे हुए हैं अपने साथ मेंबर्स ऐसे जो हमारी हेल्प करते हैं इन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। और कुछ जो है वो हमारे कंसल्टेंट्स हैं जो हमें कंसल्टेंसी देते हैं रिगार्डिंग आवर सिलेबस एंड ऑल दैट। अच्छा, तो सो एक छोटी सी टीम है। जी जी, नहीं नहीं, फिर भी ये देखें, आप अच्छे खासी आपके पास 87, ये देखें, ये तो काफी काफी नंबर है स्टूडेंट्स का। और खास तौर पे जब आपके पास 4 इयर्स से टिल 19, तो उनको ग्रुप्स में आपने किया होगा, क्योंकि जाहिर है ये तो जूनियर भी आ गए, सीनियर भी आ गए, अडल्ट बच्चे भी आ गए ना। तो अच्छा, ये बताइए कि आपका क्लब टोटली प्राइवेट है या आपको कोई डेनमार्क की गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प शेल्प मिल रही है? असल में हमने कभी किसी हेल्प के लिए अप्लाई नहीं किया, ये फुली जो है वो प्राइवेट है। और आप ये समझ लें कि सेल्फ सपोर्टिंग क्लब है। इसमें अच्छा। पेरेंट्स जो हैं बच्चों के वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी में हम उनको बुक्स और ऑल मटेरियल के साथ क्लब को जो है वो रन कर रहे हैं। अच्छा, और ये आपने 2017 में स्टार्ट किया कि 2013 में? नहीं, 2013 में मैं डेनमार्क आई थी, ओके। और मैंने इसका बाकायदा जो है वो 2017 में किया था। और अच्छा, अभी हमें 3 इयर्स हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 इयर्स में बहुत प्रोग्रेस किया कहानी घर ने। कहाँ से शुरू किया था आपने, कितने नंबर से शुरू किया, और फिर ये अब 3 इयर्स में कितना कितना कामयाब हुआ, कुछ थोड़ा सा डिटेल से बताइए। हमने पहले तो मेरे बेटे थे 2, और उन्हीं से शुरू किया। और उसके बाद फिर एक बच्ची के साथ हम तकरीबन सिर्फ एक बच्चे के साथ हम्म। तकरीबन 7 महीने हमने जो है वो एक कमरे से इसको शुरू किया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर जो है वो फिर जब बच्चे आए तो फिर इसी तरह आए ग्रुप्स में। यानी फिर हमारे पास एक मंथ में तकरीबन 10-20 बच्चों की जो है वो तादाद आना शुरू हुई। और हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 87 बच्चे हैं। कुछ बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी 4 ब्रांचेस हैं डेनमार्क के डिफरेंट एरियाज में, वाह। उसमें हम प्राइवेटली जो है वो हॉल्स हमने रेंट पे लिए हुए हैं। ठीक वहाँ है। पे रेगुलर क्लासेस होती हैं बाकायदा।
और इक्विप्ड हमारे क्लासरूम्स होते हैं, अच्छा उनको हम एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें लगे कि भई उर्दू कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, उनको वही हम स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, जो उनको अपने डैनिश स्कूल में बल्कि उससे बेटर मैं देने की कोशिश करती हूँ, ताकि बहुत। उनको ये ना लगे कि कोई लैंग्वेज सेकेंडरी चीज़ है या कुछ इस तरह से है। बहुत और अच्छा। मॉडर्न तरीकों पे हम उनको पढ़ाई। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। देखें ये अभी मैंने एक और इंटरव्यू किया, हमारे यहाँ पे डॉक्टर जावेद शेख साहब हैं और उन्होंने 1970 में जब यहाँ इंग्लैंड में जो सेकंड लैंग्वेजेस का था तो उन्होंने उर्दू के लिए बहुत कोशिश की और उनकी कोशिशों की वजह से जीसीएसई और ए लेवल में उर्दू एज ए सेकंड लैंग्वेज जो है वो इसमें शामिल की गई। तो ये जी, जी। आप जैसे यूरोप में कर रही हैं, उन्होंने इधर किया, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं तो डॉक्टर साहब से भी कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब ये तो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, जैसे अब तो बहुत आम हो गया ना कि आप ओ लेवल में, जीसीएसई में भी, ए लेवल में भी आप उर्दू का एज ए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे आप वो एक सब्जेक्ट के तौर पे भी पढ़ते हैं। मेरी अपनी बेटी ने भी पढ़ा। तो आप ये बताइए कि ये लैंग्वेज का तो हो गया, उर्दू जबान का तो हो गया, तो कल्चर के फ़रोग़ के लिए आप क्लब में क्या-क्या करते हैं? जो इवेंट्स होते हैं या कल्चर जो भी हमारा पाकिस्तान का कल्चर है? हम लोग जो है वो डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के डेज़ आते रहते हैं, नेशनल डेज़ तो हम ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, अच्छा। उसमें हमारा जो जश्न आज़ादी हो गया, पाकिस्तान डे 23 मार्च का प्रोग्राम जो है, हुँ, इसके अलावा यौम इकबाल हो गया, जो इलामा इकबाल डे है वो बहुत अच्छा हमारा सेलिब्रेशन होता है। वाह! कायद-ए-आज़म का दिन मनाते हैं। ये वो डेज़ हैं जो नेशनल डेज़ के नाम पे हम मनाते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जो कल्चरल डेज़ आते रहते हैं, जैसे फ़रवरी में आता है मदर टंग डे, अच्छा, तो इंटरनेशनल जो मदर टंग डे है, तो वाह! उसको जो है वो हम उसे हम एज़ अ अपना कल्चरल मेला उस दिन करवाते हैं। हमने लास्ट अभी करवाया फ़रवरी में। उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम एग्ज़िबिशन्स लगाते हैं और बहुत मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ चीज़ें, और यहाँ डेनमार्क में रहने वाले लोग, मैं उनको दावत देती हूँ कि आप आएँ, अपने-अपने सूबे को, अपने इलाके को रिप्रेज़ेंट करें। डिफाइन करें, वाओ! तो बहुत ये अच्छा। पहले एक कलरफुल सा इवेंट आपका होता होगा वो। बिल्कुल, वो अपने-अपने जो ड्रेसेस में थे, फिर कुछ लोगों ने फ़ोल्क अपने जो वहाँ के इलाकाई रक़्स हैं, वो पेश किए, शायरी अपनी-अपनी ज़ुबान में। तो इस तरह से खाने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना, और तस्वीरें वहाँ की सारी, और वहाँ की चीज़ें, वहाँ के कपड़े, उनके स्टॉल्स लगाए थे। तो ना सिर्फ़ पाकिस्तानी बल्कि डेनिश लोगों के लिए ये बड़ी अट्रैक्शन का जो है वो एक इवेंट था कि उनको मौका मिलता है कि वो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों को देख सकते हैं। हाँ, हमने खुद बहुत कुछ सीखा है चित्राल का, और वहाँ से लोकल लोगों से मैंने चीज़ें मँगवाई हैं हाँ। और हमने उनको डिस्प्ले किया यहाँ पे। और ये तो हमारा एक कल्चर के लिए एफर्ट करते रहते हैं। इसके अलावा भी जो भी दिन आता है, हम ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं अपने क्लब में। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि पता ये हमारे जो बच्चे इधर आ जाते हैं वो थोड़ा-सा अपने कल्चर से हट जाते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको उनके साथ कनेक्ट किए रखता है ना। अच्छा, तो ये तो कल्चर की बात हो गई, तो कोई दीनी तरबियत भी आपके इस क्लब में होती है? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनके लिए अब हम भी यहाँ पे फिर ढूँढते हैं। मतलब यहाँ पे है, ख़ैर मेरा इंडिविजुअली ये होता है कि मेरे बेटा छोटा आया था तो वो ज़ाहिर है फिर यहाँ पे मुझे कोई घर में करवा रहा था, पढ़ा रहा था। तो फिर कुरान शरीफ उसको वहाँ से पढ़वाया। फिर उसके बाद मतलब ये है कि ये तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपके क्लब में क्या कोई इस तरह की सर्विसेज़ भी आप देते हैं अपने लोगों को? असल में ये चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी के आप समझ लें कि साथ ही अटैच्ड होती है, कि हम कहते हैं कि अच्छा अब हम अपने बच्चे को एक जगह पे भेज रहे हैं, तो हुँ। चलें दीनी तालीम भी, कुरान शरीफ भी वो हाँ, यहीं से हाँ, पढ़ हाँ। ले। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमने इस चीज़ को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। मैं उर्दू को एज़ अ लैंग्वेज बहुत बड़ा सब्जेक्ट मानती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि उसी की तदरीस करना, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाना एक बहुत बड़ा मिशन है। बिल्कुल और सही। मैं दूसरी चीज़ मैं ये कहती हूँ कि जब हम उर्दू को और लैंग्वेज को, रिलिजन को आपस में मिला देते हैं, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी, अब डेनमार्क में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसाजिद हैं, जो हुँ, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं दीनी तदरीस का।
मेरे अपने बच्चे जाते हैं मस्जिद में पढ़ने के लिए। हम्म, अब मेरे पास हुआ ये कि क्लब में एक कपल आया जो कि पाकिस्तानी थे, बट दे आर क्रिश्चियंस। ओके ओके। अब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कहा कि वी वर लुकिंग फॉर कि कोई ऐसा इदारा हो जो, क्योंकि अब वो मस्जिद में नहीं भेज सकते थे अपने बच्चों को, सही कहा उन्होंने, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, वो उर्दू बोलना चाहते हैं, वो उर्दू बिल्कुल सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को। सही। लेकिन ऐसा कोई इदारा नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने लैंग्वेज को रिलीजन से जोड़ा होता है हर वक्त। थोड़ा होता है, ठीक, सही तो सही। उस वजह से मुझे पहली दफा मुझे खुद एहसास हुआ कि अरे वाह, ये भी एक बात है कि ये इन लोगों के लिए भी बड़ी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके बच्चे यहाँ पे आके पढ़ें। हम्म इसके हम्म, बाद मैं फिर ये कोशिश करती हूँ कि अब हम अपने क्लब में अपने दीनी दीनी तालीम हम इस तरह से देते हैं कि जो हमारी दीन की बेसिक्स है, ठीक है। यानी किसी को सलाम करना है, किसी हाँ, का शुक्रिया अदा करना है, अच्छा झूठ अच्छा। नहीं बोलना, सच बोलना है, वो चीजें जो ह्यूमन वैल्यूज आप जिनको कह ह्यूमन सकते वैल्यूज हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उस तरह से कुरान शरीफ की तालीम तो आप मस्जिद से ले लेते हैं, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज तो सबके लिए एक जैसी है ना। ह्यूमन वैल्यूज तो सबके लिए ना। और बच्चे समझते हैं कि ये यूरोप का हिस्सा है, हमारे यूरोप कल्चर का हिस्सा है। तो हम हाँ, उनको बताते हैं कि ये चीजें तो हमारी अपनी वैल्यूज हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन बच्चों को इक्वालिटी का बड़ा जो है वो लेसन मिलता है, तो वो छोटे बड़े को इक्वल समझते हैं। सही। लेकिन हमने जो चीजें उनको सिखानी है कि भाई कोई बड़ा आ गया, आपने कैसे उनके लिए जगह खाली करनी है, हम्म, कैसे छोटों से प्यार से बात करनी है, कैसे चीजें शेयर करनी है, ये वो चीजें हैं जो सिर्फ हमारी सोसाइटी का एक, आप समझ लें कि वैल्यूज है, खास हमारी सोसाइटी की। तो वो बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्यार से खेल खेल में छोटे छोटे टैबलोस के साथ नेकी क्या है, आज की अच्छी बात, एक अच्छी बात सीखते हैं हम। फिर अहादीस को मैं ट्रांसलेट करती हूँ, मुख्तलिफ बुक्स के साथ उनको तस्वीरों के साथ बताती हूँ कि सदका क्या है, नेकी क्या है, सही रास्ते से पत्थर हटाना क्या है। तो सही। ये इस तरह से बस मैं समझती हूँ कि मैं दीन को लेके चल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुरान शरीफ तो मैं नहीं ये पढ़ा सकती। ये भी बहुत बड़ी सर्विस है जो आप कर रही हैं, आपको पता है, क्योंकि मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अब ये आपने जैसे कहा ना कि यहाँ तो इक्वालिटी सिखाते हैं यूरोप में भी जी या इधर जी इंग्लैंड में, और हमारी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक फैमिली थी, उनके बच्चों को क्योंकि बताया नहीं गया ना घर में, या जी स्कूल तो सारा वही है, तो उस बच्चे को, उन बच्चों को नहीं इतना पता कि अगर कोई सीनियर एल्डरली कोई आता है तो आप अपनी जगह दे देते हैं, जैसे हम तो हम सिखाते हैं ना घरों में, छोटा बच्चा बेटा बड़े आए बिल्कुल हैं तो आप बिल्कुल। जगह दे दें, तो जगह वो देने के लिए। बच्चे उठे ही नहीं। अच्छा, मैंने नोटिस किया, तो उसके हम्म। बाद फिर जब सरा थोड़ा सा मैं थोड़ा क्यूरियस हुई, तो जब डिग डाउन करके देखा तो वो पता चला कि जी घर में वो अपने पाकिस्तानी बच्चे थे, लेकिन मतलब पेरेंट्स थे जो इधर ही पैदा हो गए और इस तरह से, जी तो उनको जी जी सिखाया ही नहीं गया। तो ऐसे भी ये आपकी बहुत बड़ी खिदमत है कि बच्चों को ये जो चीजें हैं, ये तो हमें हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे घरों में बिल्कुल सिखाया जाता है कि बड़ा हो। मैं आपको एक छोटी वैल्यूज है सी पता है हमारी। कि बड़ा आया तो आप, कोई बुजुर्ग हैं अगर बैठे हुए, आपको पता, यहाँ इंग्लैंड में तो घर जरा छोटे होते हैं, लिविंग मतलब अगर फर्ज करें 5 लोगों की जगह है तो 7 आ गए, और अगर बच्चे बैठे हुए हैं सोफे पे और बच्चे उठ ही नहीं, बच्चे नहीं उठने का उठेंगे नाम ही बिल्कुल, नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं ऐसे ही है। है ना। तो जी ये भी छोटी छोटी बातें जो आप ऐसे ही सिखा है। रही हैं, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको डेनमार्क में कुछ हेल्प करती है इस सारे सिलसिले में, किस तरह से करती है हेल्प, अगर करती है तो। कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है। सबसे पहली बात तो कि सपोर्ट बहुत ज्यादा है, अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, जहाँ भी हम जिनके भी इवेंट्स होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के, वो कहानी घर के बच्चों को इनवाइट करते हैं कि आके मिली नगमा पढ़ें या हाँ कोई और टेबलो पेश करें, तो वो हम लोग जाते रहते हैं। बाकी तमाम तंजीमों के साथ मिल के हम काम करते हैं। हाँ और इसी तरह जब कोई हम इवेंट करवाते हैं, तो वो अपनी तरफ से कुछ जो है यहाँ की तंजीमें हैं, जैसे पाकिस्तान सोसाइटी है यहाँ पे एक सीनियर्स की, वो हम्म, हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट जरूर भेजते हैं। तो जितने वाह। बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फिर उन सबको गिफ्ट्स देते हैं। तो इस तरह से जो है वो सपोर्ट इस तरह से। और है यहाँ पे कोपेनहेगन में मेला लगता है हर साल, हम्म, कोपेनहेगन मेला के नाम से। उनकी टीम जो है वो हमेशा हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनको बुलाते हैं, हमेशा उनको मौका देते हैं कि वो स्टेज पे कुछ परफॉर्म करें। और इसके अलावा वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कोई हमारा प्रोग्राम होता है तो।
सो हम एक ये समझ लें कि मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ कि हमें बहुत अप्रिशिएट, एम्बेसी हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। और हम बहुत 23 बढ़िया। मार्च हो, 14 अगस्त हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे बच्चे जरूर जाके एम्बेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, सो मैं ये देखिए समझती हूँ कि बहुत सपोर्ट है कम्युनिटी की हमें। बहुत अच्छी बात है। आप देखें इस तरह से मैं जो समझ पाई हूँ कि ये तो फिर आपका माशाल्लाह एक तरह से टीम वर्क सा बन गया ना। और फिर बिल्कुल बच्चे बिल्कुल कितने खुश होते होंगे, बच्चों को जी अप्रेजल मिल रहा है, बच्चों को या हो कि पाकिस्तान सोसाइटी जी हमें हम ये कोई टैबलो करेंगे या कुछ है, एक और ज्यादा बच्चों में शौक पैदा होता है ना। तो ये बिल्कुल बड़ी बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, और आप ये बताइए कि क्या आपका जो ये क्लब है, तो क्योंकि जाहिर है यूरोपियन कल्चर भी साथ-साथ चल रहा है, बच्चे जो इधर बॉर्न हुए हैं यूरोप में और उनका लिटरेचर भी, तो क्या वो भी कुछ थोड़ा बहुत आप साथ चलते हैं कि या वो अपने स्कूलों से ही सीख रहे हैं? नहीं, हम मेरी कोशिश ये होती है, मेरा सबसे ज़्यादा फ़ोकस ये था, खुद मैंने यहाँ आके ही डेनिश ज़ुबान सीखी है। ठीक है, ठीक तो है। मैं ये समझती हूँ कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक मुल्क में जाके रहेंगे, जी। तो फिर आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ की ज़ुबान ज़रूर सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए। और जब तक आप अपने बच्चों का जो यहाँ पे पैदा हुए हैं या जहाँ यहाँ पे वो रेज़ हो रहे हैं, आप उनके साथ एक बॉन्ड नहीं बना सकते अगर आप उनसे उनकी ज़ुबान में, उनके कल्चर में बात नहीं करेंगे। हुँ, हुँ। इसी तरह आप उनको अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते जब आप उनसे अपने जो कल्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि कल्चर जो है, वो 2 नेशंस के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो फेमस शायर हैं, इसीलिए हम जो है वो यूरोपियन लिटरेरी सर्कल की बहुत हमने उन्होंने हमारी बहुत मदद की है इस सिलसिले में। हुँ, बच्चों की जो नज़्में हैं, बच्चों के जो गाने यहाँ वो डेनिश ज़ुबान में गाते हैं, उनको हमने उर्दू में ट्रांसलेट भी किया है। और हुँ, इसी तरह जो उर्दू के हैं, उनको हम कोशिश, जैसे इकबाल की नज़्में, एक पहाड़ और जो है वो गिलहरी वाली, उसको डेनिश में करके बच्चों को सुनाएँ, हुँ। ताकि मकसद तो मैसेज डिलीवर करना है, हाँ जी, कि बिल्कुल, मैसेज क्या मिल रहा है। जो बिल्कुल। हमदर्दी का मैसेज मिल रहा है, जो एक-दूसरे को इक्वालिटी का मैसेज ये समझते हैं कि हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। ये हुँ, बेसिकली तो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारे लिटरेचर ने, हमारे दीन ने बहुत साल पहले ये वैल्यूज़ हमें दे दी। बिल्कुल, सही कह मैं रही ये कोशिश करती हूँ कि हम लोगों को इंटीग्रेट करें विद हुँ, द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। बिल्कुल आप सही उसी सिलसिले में अब हमने एडल्ट्स के लिए भी कोर्सेज शुरू किए, जो लोग डेनिश ज़ुबान नहीं सीख पाए ड्यू टू एनी रीज़न। और उसमें सबसे बड़ा बैरियर जो है वो ये है कि लोग एजुकेटेड नहीं थे, कुछ जो पाकिस्तान से आए, हुँ, और ख़ास तौर पे उसमें उनमें ख़वातीन हैं, हुँ, जो कि हुँ। घरों से नहीं निकल सकती हैं अपनी घरेलू मसरूफियात की वजह से। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब हमने इंटीग्रेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हम डेनिश की जो क्लासेस है वो रेगुलर शुरू करवाई हैं कुछ ऑनलाइन, जिसमें हम डेनिश ज़ुबान सिखा रहे हैं उनको विद द हेल्प ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, जिस वाह! ज़ुबान में उनको समझ आती है। सही। उनको पंजाबी में समझ आती है, उनको उर्दू में समझ आती है, इंग्लिश जानते हैं, लेकिन हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो, ताकि वो इस सोसाइटी का एक बेटर पार्ट एक बन सकें। एक एक उसका क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, आप जी, कैसे सोसाइटी का हिस्सा बन पाएँगे? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आइसोलेट तो हो ये जाएँगे, एक फ्रस्ट्रेशन इंटीग्रेशन जो है वो, बिल्कुल, इंटीग्रेशन का हमारा बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, ये डॉक्टर साहबा आप तो फॉर्मर एम्बेसडर भी रही हैं एट हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, तो उसमें क्या जी, काम आप करती थी? हेल्पिंग ह्यूमैनिटी जो है ये यहाँ पे डेनमार्क की बहुत आप समझ लें कि वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ है और एजुकेशन है, और इसके अलावा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। तो ओके, मैं जब भी शुरू में यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी वॉलंटियर काम करके आई हूँ कैंसर केयर हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। सो मुझे ये था कि मैं कुछ कम्युनिटी के लिए करती रहूँ। तो मुझे सबसे अच्छी जो है वो इनकी टीम, इनकी मैनेजमेंट लगी थी। इनके साथ मैंने काम किए, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने मिलके किए, हुँ, जिसमें पाकिस्तान में हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। लाइक अच्छा। हमने जो डिपिलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन है, हुँ, जो एसिड विक्टिम वुमेन के लिए काम जी, करती जी, हैं, जी, जी, बिल्कुल। उनके लिए हमने फंड रेजिंग की है। इसके अलावा हमने नमल यूनिवर्सिटी जो है, ओके। इसके अलावा अखुवत के लिए हुँ, और शौकत खानम के लिए, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए, तो अच्छा, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वो फिर हमारा पैनल डिसाइड करता है कि ठीक है। हमने उनको सपोर्ट करना है। सो वी डू ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ चैरिटी डिनर्स एंड कॉन्सर्ट्स एंड लाइक टू रेज फंड्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप तो सही देखें ना,
कितनी कितनी एजाज की बात है और कितनी खुशी की बात। आपसे बात करके इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज गिविंग टू अदर्स, हु इज सर्विंग टू ह्यूमैनिटी। और उसके साथ साथ देखें कितना बड़ा कॉज है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉज है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने इकबालियात की बात की थी, तो आप ये इकबालियात की बात से पहले मैं जानना चाहूंगी कि कुछ आप सिलेबस वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह किस तरह करती हैं, क्योंकि यहाँ जो बच्चे सिलेबस पढ़ेंगे वो तो पाकिस्तान से डिफरेंट होगा, क्योंकि इट्स अ सेकंड लैंग्वेज इन डेनमार्क, उर्दू जो जी, है। तो बिल्कुल। क्या कर उस सिलसिले में आप कैसे फिर डिसाइड किया, या कैसे आपने कोई प्लान है या बना चुकी हैं, या क्या आपका प्लान है? जब हमने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली हमने पाकिस्तान से हेल्प ली, बुक्स मंगवाई। हम्म, लेकिन मुझे जब मैंने इन 3 सालों में, आप ये समझ लें कि हमारे पास जो बच्चे हैं, इट्स लाइक अ लैब, कि हम उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एग्जैक्टली। और वो मुझे लगता था कि वो चीज़ें जो हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में उर्दू जो है, वो जो बुक्स जो बनाई जाती हैं वो एज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज जी बच्चों को जी। ज़हन में रख के हाँ, बनाई जाती हैं। सही। जो चीज़ें उनकी ऑलरेडी बच्चों की मेमोरी में होती हैं, उनकी वोकैब्युलरी में होती हैं, हम्म तो हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उनको समझाना। हम्म। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, इनको थोड़ा चेंज किया जाए, आहिस्ता-आहिस्ता मॉडिफाई करते-करते वो बुक्स की ये फॉर्म हो गई कि दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम जो ओ, हमने शुरू में मंगवाई। सही तो इस सही। तरह से करते-करते यूँ समझ लें कि हमने अपना जो करिकुलम है वो डिज़ाइन कर लिया है। और छोटे बच्चों के लिए तो मैंने यूरोपियन, और उसमें ज़्यादा जो फ़ोनेटिक्स के साथ फ़ोनेटिक्स को मैं मैथमेटिक्स ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी दी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब बच्चे सीखते ही हैं, उनको हमने आवाज़ सिखानी है, हाँ, हम उनको अल्फ़ाबेट के नाम सिखाते रहते हैं, तो इट्स बिट कन्फ्यूज़िंग फॉर देम एज़ अ सेकंड लैंग्वेज। हम्म, तो हमने फ़ोनेटिक्स पे बहुत काम किया है। इसके अलावा अब हम जो कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि कोर्सेज़, शॉर्ट कोर्सेज़ बड़े बच्चों के लिए जो टीनेजर्स हैं, हम्म, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीशन के, आप समझ लें कि लास्ट स्टेजेस पे है। और इंशाल्लाह हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना कोर्स जो है, अपना सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाएँ। हम्म, और मेरी कोशिश होगी कि और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उर्दू पढ़ाई जा रही है, तो हम्म, उधर भी हम उनको जो है वो ये क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, सिलेबस चाहिए या कुछ इस तरह से। हम्म, तो मैं ये चाहूँगी कि हम सब मिल के बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी, तो हम इस सिलेबस को, इस एफर्ट को, जो मैंने खुद और मेरे साथ और जो, जिन्हें आप लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। उनकी एफर्ट्स के साथ हमने ये डिज़ाइन किया है कोर्स। सो हमारा इंशाल्लाह यही प्लान है कि हम अपना सिलेबस पब्लिश कराएँगे, और बहुत फिर अच्छा। उसी के ज़रिए हम अपना जो है वो, क्योंकि और उसमें अमेंडमेंट्स भी साथ-साथ करते रहेंगे, क्योंकि वी आर प्रैक्टिसिंग दैट, यस। एवरी डे वी आर प्रैक्टिसिंग। हमें पता चलता है ओके ये सही नहीं है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसको यूँ होना चाहिए। तो हम उसको वी कीप अपडेटिंग। ऐसा नहीं है कि वही पुराना दकियानूसी जो सिलेबस है साल-दर-साल वही हम चलाते रहें। वी डू अपडेट। जब मुझे लगता है कि नहीं, ये बच्चों के लिए मुश्किल हो गया है या ये इस तरह से होना चाहिए था, तो फिर हम जो है उसको अपडेट करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह कहानीगर बहुत जल्द अपना सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाएगा ऑल ओवर द यूरोप। बहुत तो अच्छी बात है। बच्चों के लिए तो वो आ गया है। ये इसका मतलब है कि ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप साथ साथ जैसे यूरोप का या इंग्लैंड में भी ये है कि रिसर्च वर्क साथ साथ चल रहा है। देखते बिल्कुल, हैं आप, बिल्कुल। बच्चों पे प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चों का देखते हैं कि फिर उसने कितना बच्चों ने कॉम्प्रिहेंड किया, कितने बच्चों को मुश्किल हुई, या जी, एडल्ट्स को, या कुछ। जाहिर है पाकिस्तान में तो बच्चे एक उर्दू के माहौल में अपनी मदर टंग, जो भी इनकी मदर लैंग्वेजेस हैं, उसको लेके पैदा हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा जी, सा यूरोप में जरा डिफरेंट हिसाब किताब हो जाता है ना। जी। तो मीडिया भी बहुत हेल्प कर देता है ना, बच्चे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, टीवी में देख लिया, कुछ कर लिया। तो यहाँ पे बच्चों की बिल्कुल, उनकी ज़हन, उनके दिमागों में वोकैब्युलरी नहीं है। नहीं तो है। जब बेस नहीं है तो फिर हम उनको मुश्किल-मुश्किल लफ्ज़ सिखा के फिर ये हो जाता है कि वो ज़ुबान से भाग जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अच्छा, आपका फिर इसका मतलब हुआ कि फ्यूचर के प्लान्स में आपका, एक तो ये मुझे खुद ही आपकी बात से अंदाजा हो गया कि आप सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो इकबालियात जो है वो आप इकबाल को समझने के लिए स्टार्ट से ही आप सिखा रही हैं, मतलब जैसे आपने बताया उनकी नज़्मों से, तो जो ऊपर जी। 18-19 इयर्स के बच्चे आ जाएंगे तो आगे इकबालियात उनके लिए मुश्किल नहीं होगा?
क्या ख्याल है आपका? असल में देखिए, सबसे पहला यही पेरेंट्स का भी यही था जब मैंने इकबालियात इंट्रोड्यूस करवाई कि हुँ। वो इकबालियात जब हमारे ज़हन में आता है, हमारे ज़हन में फ़ौरन शायद बांगे दरा आ जाता है। मेरे भी लेकिन ज़हन हम में ऐसे यही आया कि यार ये क्या? बांगे दरा और अपने तो दिमाग में जाने वाले वो उनको बच्चे। हो जाता है कि भई इकबाल को समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक तो बेस चाहिए उर्दू की और मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। लेकिन आप देखिए कि इकबाल की जो नज़्में हैं, जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं, अगर आप उनको देखें तो वो बच्चों के ही लेवल के लिए लिखी गई। हुँ। और इसके लिए मैंने बड़ी रिसर्च करके पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बुक्स हैं मेरा इकबाल के नाम से, वो हुँ, हमने मँगवाई हैं जिसमें उन्होंने तमाम एक बुक में सिर्फ़ 3 नज़्में हैं, जो हुँ। जैसे हमदर्दी हो गई, एक जुगनू जो है वो बुलबुल से कहता है, हाँ, तो ये तो मुझे नहीं बहुत लगता मुश्किल। कि ये मुश्किल है, ये बहुत आसान है और हमने बच्चों ने ये सीखा, हम इस पे टैबलोज़ करवाते हैं। एक ओह! बच्चा मक्खी बन गया है, एक बच्चा जो है वो मकड़ा बन गया है, तो वो आपस में वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, माँ की जैसे दुआ है और पहाड़ और गुलहरी है। तो हुँ, ये चीज़ें हमने बच्चों से प्रैक्टिकली करवाई हैं, ताकि वो उसका जो उसके अंदर जो मैसेज है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। हुँ। तो बच्चे बड़ा और जो है फिर हम डेनिश में उसको ट्रांसलेट भी करते हैं, जितने मुश्किल अल्फाज़ होते हैं, जो अच्छा, उर्दू में नए होते हैं, उनको हम डेनिश में ट्रांसलेट कर देते हैं उनको। और जो हमारे टीचर हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी उनका बहुत आप समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग ग्रिप है उनकी शौकत साहब की इकबालियात पे। तो वो इतना अच्छा उनको लाइफ लेसन्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। वाओ! बहुत अच्छा। तो वो हमें बहुत जो है वो शहद की मक्खी उन्होंने पिछले दिनों उनको पढ़ाया और उसमें डेनमार्क का टैक्स सिस्टम और ये सारा कुछ इंक्लूड कर दिया। तो इतना खूबसूरत बच्चों ने उसको समझा उस कॉन्सेप्ट को। तो मैं ये समझती हूँ कि आप जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि आप कितने मुश्किल लेसन को, कितने मुश्किल मैसेज को और मैं ये समझती हूँ कि इकबाल का मैसेज कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान, आम फ़हम है। सिर्फ़ हमें हम लोगों की दूरी है कि हम उससे दूर हो गए। सही कह रही हैं, बिल्कुल तो सही। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्राउड मुझे बहुत लोगों ने कहा इकबालियात स्टॉप कर दें या ये, लेकिन इकबालियात को उसको फैलाना अभी तो आगे इंशाल्लाह हम इकबाल एकेडमी, इकबाल क्लब बहुत कुछ करने वाले हैं। मैंने अपना यूथ क्लब बनाया है बच्चों के लिए जिसका नाम शाहीन मैंने रखा है कि वो वाओ! इकबाल के शाहीन हैं। और अब अच्छा। जो माशाल्लाह टीनेजर्स में इस पर 22 बच्चे हैं जो 12 ईयर से ऊपर हैं। हुँ, तो मेरी बड़ी होप है उन बच्चों के साथ, मुझे ये लगता है कि ये फ्यूचर है हमारा। सो आगे जो ये कहानी घर का सिलसिला है कल्चर का, फ़्रोक का या लैंग्वेज का, ये इन बच्चों ने लेके चलना है। बिल्कुल तो हमने उनको जो है वो इकबालियात अगर उनको हमने पकड़ा दिए भी हाथ में तो वो इंशाल्लाह फिर अच्छे जो है वो रास्ते पे चलने लग जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखें, ये इकबालियात वाला तो कॉन्सेप्ट जो है, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। सिर्फ़ मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन ज़रूर था कि यार, अभी तो ये बच्चे छोटे हैं, तो वो जैसे आपने कहा ना कि बांगे दरा और वो वाली ज़हन में, शायद हम जैसे लोगों ने क्योंकि हम जब थे 9th, 8th, 7th में, तो हमने तो ये इकबालियात इकबाल को बहुत पढ़ा। गालिब जी, को, मीर तकी मीर, हमारा जो टाइम बिल्कुल, था, उसमें बिल्कुल। उर्दू में ये सब था और बिल्कुल, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम तो 9th के टाइम पे भी हम बड़े इतने डिबेट्स करते थे तो उसमें शेर डालने इकबाल के शेर डालने बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। ज्यादा जरूरी होते थे तो बिल्कुल ऐसा ही। है ना तो बड़ा अच्छा लगा कितना अच्छा अच्छा फ्यूचर प्लान्स में आपका फिर ये एक तो आपने शाहीन का प्रोजेक्ट बता दिया कि ये है आपका और इसके जी। अलावा आपके क्या फ्यूचर प्लान है असल में मैंने जैसे बताया कि अब जो यूथ है हमारी, जी टीनेजर्स जो हैं और जी वो तकरीबन 3 साल से पढ़ रहे हैं हमारे क्लब में। अब वो लिखने, पढ़ने के और बोलने के काबिल हैं उर्दू। तो हम्म, मैं चाहती हूँ कि अब माशाल्लाह उनको आगे कुछ मैं गाइडेंस दूँ कि वो क्या कर सकते हैं डेनमार्क में रहते हुए। जी इस सिलसिले में हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो बातचीत की है, पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ की है। और इसके अलावा मेरा जो है वो सबसे बड़ा चल रहा है प्रोजेक्ट कि हम इसको जैसे आपने भी बताया कि ओ लेवल्स में एज़ अ सेकंड लैंग्वेज सेकंड वो लैंग्वेज बच्चे के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में कराऊँगी इनको ताकि वो इसको एज़ अ सेकंड लैंग्वेज एग्ज़ाम दे सके। हम्म इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में वो ऑनलाइन भी डिप्लोमा कोर्सेज़ पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑफ़र किया है कि वो वहाँ आकर भी उर्दू आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। एक इस चीज़ में मैं फर्दर उनको दे रही हूँ कि वो आगे जो है वो किसी काबिल हो जाएँ कि अगर वो आगे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, एडवांस लेवल पे। और यहाँ पे चूँकि डेनमार्क में आपको पता है कि एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है जो बच्चों ने एज़ अ सेकंड लैंग्वेज लेना नहीं होता है, पढ़ना फ्रेंच होता है पढ़ते हैं बिल्कुल बच्चे, पढ़ना होता है जर्मन पढ़ते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि व्हाई नॉट उर्दू क्यों नहीं? तो हम उर्दू को भी एज़ अ सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएँ
ताकि एक तो ये है कि हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी, उर्दू जल्दी सीख सकेंगे, उनका कनेक्शन भी है पाकिस्तान से। सही। तो मैं बच्चों को बड़ा मोटिवेट करती हूँ, आपको डिप्लोमेटिक ऑफिस में जॉब मिल सकती है, आप एम्बेसडर बन सकते हाँ, हैं, आप ये कर सकते हैं, आप यूनिसेफ के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं, आप बाइलिंगुअल होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं, तो फिर आपके पास ज़्यादा जो है वो आप एक अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं। मेरा मकसद बच्चों को सिर्फ यही नहीं होता कि भई मैंने आपको इसलिए सिखानी है कि ये हमारी ज़ुबान है, सीखो। हम्म। मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। हाँ, इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल अगर आपको उर्दू आती है, समहाउ इन फ्यूचर आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर आ जाती है, तो यू विल बी अ बेटर कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल ये सही। फ्यूचर मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह हम इसको एज़ अ सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि डेनमार्क में भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह, टर्की की तरह, जर्मनी की तरह हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएँ यूनिवर्सिटी लेवल पे। बहुत अच्छे, क्या जबरदस्त है। देखें, मैंने डॉक्टर जावेद शेख साहब का इसीलिए जिक्र किया कि देखें, कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है या कोई एक बंदी ऐसी होती है जिसके हाथ में अल्लाह ताला आपको वो एक झंडा पकड़ा देता है, एक काम करने का बीड़ा वो उठा लेता है और उसके हाथों से खुदा ने वो काम करवाना होता है। तो आई थिंक सो उर्दू के हवाले से आप जो काम कर रही हैं वो तो बहुत शानदार कर रही हैं। और डेफिनेटली आपके साथ जब आगे दोबारा मैं बात करूंगी तो आप ये अपना सफर जो है वो और आगे लेके जा चुकी होंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए, आप तो हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो ये अदब का शौक कैसे आपके अंदर आ गया? मैं खुद हैरान होती हूँ कि ये मैंने शायद डेनमार्क आना था और ये मैंने करना था अपनी लाइफ में, एक अचीवमेंट ये भी लिखी थी मेरे ज़िम्मेदारी में। लेकिन वैसे मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है एंड मैं बहुत बड़ी जो है वो आप समझ लें कि बायोलॉजी इज़ माय लव, फर्स्ट लव है। तो ओके। मैं जो है वो बायोलॉजी पढ़ाती हूँ यहाँ पे भी और इंग्लिश पढ़ाती हूँ बेसिक यहाँ पे, ठीक, ठीक क्योंकि है। यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। ठीक। तो लेकिन ये उर्दू मैंने वीकेंड्स पे स्टार्ट किया था कि चलें अपना वीकेंड है तो चलो, जॉब तो हम सब लोग ही कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ हम पैदा होते हैं, जॉब पढ़ते हैं, जॉब करते हैं और चले जाते हैं दुनिया से। हाँ तो जी। चलो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि हमें भी कोई याद रखे कि अच्छा कोई इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया था। तो वो उस एक्स्ट्रा के लिए हमने अपने वीकेंड्स पे ये उर्दू क्लब सिर्फ वीकेंड पे होता है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एप्रिसिएशन उसको मिली है, वो इतना सक्सेसफुल और वो इतनी ज़रूरत था। हाँ, ज़रूर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ज़रूरत था। हाँ, नीड थी। हाँ, बच्चों के लिए नीड, बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल। के लिए भी। और ये बस वही बात ना कि नहीं, मैं जो जानना चाह रही हूँ वो ये, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहीं साइका राजी जो हैं, दूसरी तरफ उतना ही वो उर्दू में परफेक्ट हैं, उतनी ही वो, ज़ाहिर है आप इंग्लिश टीच करती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उससे भी अंदाज़ा है। तो बाज़-औक़ात कुछ ये आपके अंदर गॉड गिफ्टेड था या आपने मतलब खुद कुछ हिम्मत करके ये किया है? आपका एनर्जी असल में लेवल हाई था या एक्वायर मैं किया आपने सब? मुझे उर्दू से बहुत जो है वो शुरू से ही प्यार है। हम लोग पंजाबी हैं और घर में पंजाबी बोली जाती थी, लेकिन उर्दू भी बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। ठीक, तो ठीक। हमारे जितने भी ननिहाल और अम्मी की साइड पे लोग थे, वो सब हमारे साथ उर्दू ही बोलते हैं अभी भी। तो हुँ, हमें बाज़ औक़ात जब हम गलियों वग़ैरह में खेलते थे छोटे बच्चे, तो हमें लोग समझते नहीं थे कि हम पंजाबी हैं। वो हुँ। समझते थे हम उर्दू स्पीकिंग है, क्योंकि हम इतनी रवानी से उर्दू बोलते थे। अच्छा। तो उर्दू का ये समझ लें कि घर में बड़ा रुझान था उर्दू का। फिर हुँ, अदब से बहुत ज़्यादा मुझे लगाव था। लेकिन मैं चूँकि साइंसेज़ पढ़ने वाला बच्चा था, तो हम बड़ी जल्दी उर्दू से एज़ अ स्टडीज़ जो है वो आप समझ लें कि दूरी हो गई। हुँ, हुँ, लेकिन अब बुक्स पढ़ना और इकबाल को पढ़ना और ये सब कुछ चलता रहता था साथ-साथ। मुझे हुँ। नॉवेल्स पढ़ने का, इसके अलावा मैं खुद लिखती हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ पेपर में। अच्छा, वाह! जंग के लिए मैं लिखती हूँ, औसाफ के लिए लिखती हूँ। तो हुँ, मुझे शुरू से ही जो है बचपन से मुझे शौक था, कहानियाँ लिखती थी मैं रिसालों के लिए, स्कूल मैगज़ीन्स के लिए। तो हुँ, उर्दू यूँ समझ लें कि समव्हेयर इन जेनेटिक्स था मेबी, हुँ। या अंदर ब्लड में था कहीं। तो अब जब मुझे यहाँ पे आके काम थोड़ा टाइम मिला कि मैं इसके ऊपर काम कर सकूँ, तो फिर मैंने बहुत रिसर्च की है और जितना भी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर्स से मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हुँ, हूँ।
हम्म। तो मुझे लगा कि जितनी स्किल्स मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, एडवांस लेवल के भी किए हैं, चाइल्डहुड अर्ली एजुकेशन से लेके एडवांस तक, यूनिवर्सिटी तक मैंने कोर्सेज़ किए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ये सारी स्किल्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम उर्दू को बड़ा सेकेंडरी सलूक करते हैं उसके साथ, उसे एज़ अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, हम्म। पाकिस्तान में भी नहीं पढ़ाया जाता। हम्म। तो मैं उसको एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूँ और उसको उस तरह पढ़ाना चाहती हूँ जैसे यहाँ पे डेनिश पढ़ाई जाती है। सही और सही। बहुत ज़्यादा मैं फ़ैसिनेट हुई जब मैंने डेनिश लैंग्वेज सीखी कि कितनी एफ़र्ट करते हैं ये टीचर्स कि हम लोगों को डेनिश आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी एफ़र्ट करते हैं, यूँ बहुत। समझिए अगर उनका बस चले तो वो आपके साथ आपके घर आ जाएँ आपको हाँ डेनिश सिखाने। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि हम क्यों नहीं करते ऐसी एफ़र्ट्स, हम क्यों नहीं अपने तो मुझे भी फिर बहुत ज़्यादा जो है उनको देख के मुझे भी अपने अंदर ये एक समझ लें कि ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ कि नहीं, अब हमने भी उर्दू को उस लेवल तक लेके जाना है। हम्म। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा है। कोई मैसेज जो आखिरी हमारे पास 1 मिनट है, तो डॉक्टर साहबा मैं आपको बहुत मुबारक देती हूँ, कितना शानदार काम आप कर रही हैं। और बहुत इसके शुक्रिया। साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसा पैगाम जो आप इस प्लेटफॉर्म से कोई कोई बात कहना चाहें, कोई दिल की बात, कोई पेरेंट्स के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई एडल्ट्स के लिए, तो आप जरूर कहिए। मैं सबसे बड़ा तो मेरा मैसेज यही है कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जब यूरोप में मैंने आके देखा कि बड़े लिखने वाले हैं माशाल्लाह से, जो हम्म। बड़ा अच्छा लिखते हैं। लेकिन मेरा ये था कि कोई पढ़ने वाला भी तो हो, हाँ। जो आगे जो हम जनरेशन है हम इसको क्या छोड़ के जा रहे हैं। सही। तो मुझे ये है कि अपने बच्चों आप जहाँ भी रहते हैं उन्होंने वो ज़ुबान ज़रूर सीखनी है। आप इंग्लैंड में रहती हैं, ये नहीं हो सकता कि आपके बच्चे इंग्लिश ना बोलें। हम बिल्कुल डेनमार्क में रहते हैं, बच्चों ने डेनिश सीखनी सीखनी है। सीखनी सीखनी है। ट्रू। तो ट्रू। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को इससे शर्माएँ नहीं इसको बोलने में। तो हम हम्म। अपनी ज़ुबान ज़रूर सीखें, अपने राब्ते जो हैं उनको ख़त्म ना करें। हम्म। और दूसरा ये कि जो उर्दू की तदरीस है, उस हवाले से मैं बहुत एक ज़रूरी पैगाम देना चाहती हूँ कि हम लोग समझते हैं कि कोई भी इंसान जो पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता है, वो उर्दू पढ़ा सकता है। हम्म। सो ऐसा नहीं है, उर्दू को एक टीचर ही पढ़ा सकता है। हमें सबसे पहले ये चीज़ माननी चाहिए। हम्म। उर्दू को एज़ अ सब्जेक्ट पढ़ाएँ, उसकी वो तमाम लवाज़मात जो आप बाकी किसी सब्जेक्ट को पूरी करने के लिए रखते हैं, वही बल्कि उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स उर्दू पढ़ाने के लिए रखें। क्योंकि इसके साथ-साथ आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि आप कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे आप वही उर्दू आगे सिखा रहे हैं। हैं। हम्म। तो मैं सिर्फ़ ये पैगाम देना चाहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी पूरे यूरोप में होंगे छोटे-छोटे इदारे ऐसे जो उर्दू सिखा रहे हैं। उसमें वही बात आ जाती है कि आपने पाकिस्तान से बुक्स मँगवाई और आपने अलिफ, बे, पे पढ़ाना शुरू कर दिया। हम्म। उससे ये है कि आपके रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है वो हम्म। इंस्टीट्यूट। हम्म। इंस्टीट्यूट उसी वक़्त रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो काम करता है जो खुद टीचर जो है वो क्वालिफाइड होता है। तो मैं ये कहूँगी मोस्ट वेलकम है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कहानीगर से अगर कोई खुद अपना इंस्टीट्यूट बनाना चाहता है, मोस्ट वेलकम। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड स्पेशल प्रोफेशनल टीचर्स ट्रेनिंग हम्म। ताकि लोग जो हैं वो उर्दू को प्रमोट करें और जो सिलेबस इंशाल्लाह सिलेबस गाइडेंस एवरीथिंग वो हम्म। हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हर किस्म की जो है वो हम गाइडेंस देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि हम तो कर रहे हैं ना अब, तो बिल्कुल हम बिल्कुल। रेडी हैं। तो हाँ। मोस्ट वेलकम है, मिल के काम करने से हमेशा जो है वो बरकत होती है और जो मकसद है इसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबान का फ़रोग़ है। तो मिल के काम करते हैं, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज है। थैंक यू सो मच साइका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक जी, यू। आप आई और इतने मजे मजे के एक्सपीरियंस शेयर किए। और मैं जानती हूँ क्योंकि तदरीस से आपका ताल्लुक है, तदरीस से मेरा भी ताल्लुक है, और सदियों का समझ लें। अब तो मुझे लगता है तो 30-40 साल हो गए हैं, लेकिन ये बड़ा मजे का प्रोफेशन है। और इसमें जो आप उधर डेनमार्क में और पूरे यूरोप में जो कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हौसला अफ़ज़ा बात है। और जिस तरह से थैंक यू। आपने बड़े खुले दिल से दूसरों को भी इनवाइट किया है कि आइए आपसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें और अपना आगे खोलें, क्योंकि मकसद तो एक ही है ना, फ़रोग़ बिल्कुल, देना, ज़बान को फ़रोग़ देना। तो मकसद जब एक हो तो आप
कहीं भी बैठ के वो काम करते रहें, मकसद पूरा होना चाहिए। जी, बहुत जी, बहुत अच्छा लगा और आपसे बात सेम करके, और आप इसी तरह काम करते रहें, और इंशाल्लाह आपके किसी कल्चरल शो में मैं भी थोड़ा सा करके, तो हम इंग्लैंड वाले भी पहुंचेंगे जी, कल्चर मोस्ट अपने वेलकम जी। हाँ जी, तो मोस्ट थैंक यू वेलकम। सो मच, थैंक थैंक यू यू फॉर वेरी कमिंग, मच। और गिमी इज हाफिज़, ऑनर्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज़। खुदा हाफिज।